रहीम फिजिक्स पॉइंट 82 से एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। A person holds a bag of groceries while standing still and talking to a friend. A car is stationary with its engine is running. From standpoint of work, how are these two situations similar? एक बंदे ने सामान का बैग पकड़ा हुआ, वो दो से बातें कर रहा है। दूसरा, कार हमारी साकन हालत में है लेकिन उसका इंजन जो है वो रनिंग कंडीशन के अंदर है। वर्क के लिहाज से ये दोनों सिचुएशन किस तरह सेम होंगे ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर आपने। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट डी। इन बोथ केसेस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज person holds a bag of groceries while standing still and talking to his friend is at rest, and stationary car with its engine running also at rest। मीन person भी रेस्ट के ऊपर है और कार भी हमारी रेस्ट के ऊपर है। hence work done is zero due to zero displacement। therefore from the standpoint of work these two situations are similar। तो स्टूडेंट इतना आंसर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का करना है। सिर्फ 4.2 है, वर्क कैलकुलेट करना है, मैथ दिया हुआ है और आपको हाइट दी हुई है। तो इसके लिए हमारा मैथ 10 kg, हाइट 10 मीटर है, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट ऑफ H फॉर वर्टिकल हाइट। और फोर्स जो होती है वो वेट की इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी हमारी वेट की इक्वल mg के इक्वल, और हाइट उसकी क्या होगी, h जो है वो डिस्टेंस या हाइट हम लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ये mgh निकलेगा। यहाँ से मैस भी है, जी भी है और उसकी हाइट भी है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.2 10 की पावर प्लस 2 आंसर आएगा। और अगर आपने इसके अंदर जो क्वेश्चन को देखे तो वो कहता है किलो जौल में कैलकुलेट करना है। अब इसको आपने किलो जौल में कन्वर्ट करनी है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 3 से हम डिवाइड कर देंगे। जो ऊपर 10 की पावर 3 है वो के आ जाएगा उसकी जगह पे, जो इसके नीचे 10 की पावर 3 मीन 1000 आएगा, तो 980 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.98 किलो जौल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ने आपने इस क्वेश्चन को पहले सिंपल हल कर लेना है, बाद में 10 की पावर प्लस 3 से मल्टीप्लाई इसी रकम से आप डिवाइड करोगे, ऊपर 3 की जगह पे के आ जाएगा, नीचे वाला 1000 इसको 980 को डिवाइड करेंगे तो 0.98 आंसर आ जाएगा। 4.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट थ्रू डिस्टेंस L, द फोर्स देन इज इंक्रीज टू 3F। पहले फोर्स F जो है वो L डिस्टेंस तक लगती है, फिर फोर्स F से बढ़ाकर 3F कर दी जाती है, तो डिस्टेंस हमारा L से बढ़कर 2L हो जाता है। तो आपने इसका टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना और ड्रा करना है वर्क डायग्राम टू स्केल, स्केल बनाकर आपने इसको आगे ड्रा भी करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसके फर्स्ट ब्लॉक के लिहाज से, यहाँ जो वर्क डन W1 होगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है ये L, फोर्स कितनी होगी F, तो W इज इक्वल टू F डॉट L, तो F डॉट D के फॉर्मूले से FLW1 आंसर निकलेगा। सेकंड केस में फोर्स हमारी 3F आ रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है 2L है, 3F को 2L से मल्टीप्लाई करें 6F ऑफ L बनेगा। अगर इस ब्लॉक का W1 वर्क था, इस ब्लॉक का W2 वर्क था, अगर इन दोनों वर्क को आप ऐड करें तो W1 प्लस W2 के इक्वल आएगा। W1 की वैल्यू FL निकली थी, W2 की वैल्यू आपकी 6FL निकली थी, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 7F ऑफ L निकलेगा। द वर्क डायग्राम शोन फिगर विच इज फोर्स डिस्टेंस ग्राफ है, ये वाला हमारा फोर्स डिस्टेंस ग्राफ है। द शेडेड एरिया इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बच्चों जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है, तो आपने पहले इस हिस्से का वर्क फाइंड करना है, FL आंसर निकल आएगा, 3F और 2L का आंसर निकालेंगे तो 6F ऑफ L आएगा, टोटल कितना आ जाएगा 7F ऑफ L। और ये डायग्राम बनाकर आपने पेपर में शेड करके आनी है, तब जाके 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच केस मोर वर्क इज डन, 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू अ 50 सेंटीमीटर। पहली केस ये है, 50 किलोग्राम के बैग को आप 50 सेंटीमीटर हाइट तक उठा लेते हैं, जबकि दूसरा आपके पास मैस है 50 kg, उसको 2 मीटर फासले तक आप उसको हरकत देते हैं 50 न्यूटन की। तो दोनों में से वर्क डन किस केस में ज्यादा होगा। केस नंबर 1 हम हल करते हैं पहले उसकी। तो केस नंबर वर्क 1 के अंदर देखें, जो वर्टिकली वर्क होता है ना F डॉट H, तो जो हमारी वर्टिकली हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो वेट की इक्वल होती है, तो वेट होता है mg के, तो फोर्स भी आपकी mg h साथ फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो mg h का 59.8 क्रॉस 0.5, चूंकि ये 50 सेंटीमीटर था, सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 होती है, इसलिए मैंने इसको 0.5 लिखा है इधर। फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 जॉउल आ जाएगा, इस फॉर्मूले का पहले केस का आंसर। सेकंड केस में तो हमें फोर्स भी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट भी, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालोगे F डॉट डी वाले से, तो आंसर 100 जॉउल आएगा। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से देखें तो
इन फर्स्ट केस मोर वर्क इज डन एज कंपेयर टू सेकंड केस, तो हम कह सकते हैं W1 ग्रेटर देन W2। तो 4 क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे 4.8, कुछ नंबरिंग का चक्कर है, बाकी ये पूरे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज फॉलोइंग कंप्रेस स्प्रिंग, वाटर इन हाई डैम्स एंड मूविंग कार। कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर हमें पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाई डैम के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि मूविंग कार के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस स्ट्रेच करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाई डैम के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन। दैट्स व्हाई मूविंग कार हैज हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन। अगर आपके पास 1 जूल ऑफ ऑब्जेक्ट से मुराद क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस द बॉडी हैज एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। अगर 1 जूल एनर्जी है तो 1 जूल वर्क करने की एबिलिटी रखती है। इसका मतलब ये है कि 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन बॉडी बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ हमारे पास 1 मीटर थ्रू डिस्टेंस थ्रू द 1 मीटर। यूं समझें आपने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है, उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाता है, अगर स्प्रिंग की एक्सटेंशन 1 मीटर होगी, इसका मतलब आपका जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के इक्वल होगा। या मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखें, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा के वर्टिकली अपवर्ड बॉडी को उठा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स भी अपवर्ड है और वर्टिकल हाइट भी आपकी अपवर्ड है, दोनों हमारे वेक्टर हाइट एज ए वेक्टर काउंट किए मैंने, दोनों वेक्टर अपवर्ड होंगे और पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, एंगल 0 होगा। W इज इक्वल टू W फॉर G F डॉट H को हम FH cos थीटा लिखेंगे। F मैंने 1 न्यूटन मानी, हाइट मैंने 1 मीटर मानी है। cos जब दो वेक्टर सेम होंगे तो cos 0 हो जाएगा, तो वर्क डन उधर भी आपका 1 जूल निकलेगा। चाहे आप कंप्रेस या स्ट्रेच स्प्रिंग को एग्जांपल में कोड कर लें या वर्टिकल लिफ्टेड बॉडी को एक्सप्लेन करें, दोनों केसेस में वर्क डन आपका 1 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है, a ball of mass m held at a height h1 above table, the tabletop is height h2 above the floor. One student says that ball has potential energy mgh1 and another says that it has mgh1 plus h2. Who is correct? The potential energy of ball of mass m1 h height h1 above tabletop is, तो इसकी हमारे पास टेबल टॉप के ऊपर से एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल, तो mgh1 निकलेगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैस की हम निकालें हाइट h1 प्लस h2 से, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh1 प्लस h2। इन दोनों रिजल्ट से क्या बात साबित होती है, इन दोनों रिजल्ट से साबित ये होता है कि दोनों स्टूडेंट ठीक हैं। जो स्टूडेंट टेबल टॉप को उसका रेफरेंस मान रहा है उसका आंसर mgh1 आ जाता है, जो स्टूडेंट ग्राउंड को टेबल रेफरेंस पॉइंट मान रहा है उसका आंसर mg इंटू h1 प्लस h2 आ जाता है। तो लिहाजा दोनों स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, करेक्ट। फर्स्ट स्टूडेंट टॉकिंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ टेबल सरफेस, सेकंड स्टूडेंट टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड से टेबल टॉप h2 हाइट पे है h, और टेबल टॉप की h1 हाइट के ऊपर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा दोनों स्टूडेंट ही करेक्ट होंगे। रेफरेंस पॉइंट वेरी करेगा, पहले का टेबल सरफेस होगा, दूसरे का ग्राउंड होगा, लिहाजा दोनों स्टूडेंट करेक्ट हैं। When rocket re-enter atmosphere, its nose cone becomes hot. Where does this heat energy comes from? When rocket re-enter atmosphere, its nose cone becomes hot because of heat is produced due to air friction, dust particles and water vapors in atmosphere. तो स्टूडेंट आपको पता है एटमॉस्फेयर हमारी के अंदर एयर भी होती है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट जब उनसे स्ट्राइक करेगी आके, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू कोलिजन विद डस्ट एंड एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई, आगे एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, दैट्स व्हाई its nose cone becomes hot when rocket re-enter into the atmosphere. Last question student, अगर drop a cup from a certain height which breaks up into pieces, what energy changes are involved? कप हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब वो हाइट h के ऊपर होगा। उसके बाद व्हेन इट ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी चूंकि हाइट उसकी कम हो रही है, नीचे जाते ही उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है। दिस पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन कप फॉल्स डाउन। नो this kinetic energy is converted into sound energy, heat energy and kinetic energy of pieces of cup when cups strike at the ground. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe. Allah Hafiz.